चलिए अब क्या कवर करेंगे, अब करेंगे एसए 510। 510 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल। आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो सेकंड इंपॉर्टेंट बैठता है 501 के बाद वो बनता है 510। 510 का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऑडिट प्रोसीजर्स बस। क्या 510 के हिसाब से ओपनिंग बैलेंसेस के केस में क्या ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करते हो जब भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस का क्या करना होता है, ऑडिट करना होता है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, पहली बार इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, आपकी पहली एंगेजमेंट है, आप पहले जा रहे हो, पहली बार आप कर रहे हो। अब आपको सब कुछ कौन बताता है? वैसे भी अगर आप देखोगे जब आपकी एंगेजमेंट होती है तो सब कुछ आपको आसपास वाले लोग ही बता रहे होते हैं, बेटा ऐसे करके डालते हैं अंगूठी, बेटा बैठ जाओ, बेटा खड़े हो जाओ, सब कुछ फोटोग्राफर बता रहा होता है, सर इधर मुंह कर लो, उधर, क्योंकि आपकी पहली एंगेजमेंट है यार, आपको पता ही नहीं है कैसे करना है। कोई बंदा तीसरी चौथी एंगेजमेंट कर रहा होगा तो उसे सब पता होगा, है ना। लेकिन अगर हमारी पहली एंगेजमेंट होगी, मुस्कान बिल्कुल, मुस्कान अच्छे से बताते हैं, मुस्कान अगर पहली एंगेजमेंट होगी तो ऐसा ही होगा ना कि हमें कुछ नहीं पता होगा, है ना। यस तो सर। मुस्कान अच्छा, यस। वेरी गुड। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे हमारे को चीजों की क्लैरिटी नहीं होती, तो वही क्लैरिटी हमारे को क्या करनी है, हमारे को चाहिए भाई, हमारे को हर चीज के बारे में ध्यान से रखना पड़ेगा। हमें पहली बार है तो हमें चेक करना पड़ेगा हर चीज, तो उस टाइम पे ऑडिटर को क्या प्रोसीजर लेना पड़ता है, ऑडिटर को नहीं पता, कौन बताएगा? 510 बोला, मैं बताऊंगा भाई, आके मैं बताता हूँ कैसे हेल्प करने के लिए। तो एन एंगेजमेंट इन विच इधर इमीडिएटली प्रोसीडिंग ईयर की बात कर रहा है वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, मतलब या तो अब वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की डेफिनेशन में क्या कि कैसी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट किस रीजन से हो सकती है, ऐसे हो सकती है सर। तो पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पिछले साल की थी वो ऑडिट ही नहीं हो रखी, ऑडिट ही पहली बार हो रहा है तो ओपनिंग बैलेंस पहली बार आएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, पर सर हो तो रखी है, यूजुअली हो भी रखी होती है, लेकिन मेरा पहला है, मेरा उस कंपनी का पहला है। मुझे जो भी बंदे ने क्लोजिंग बैलेंस बनाया मुझे नहीं पता वो किसने बनाया, किसी और ऑडिटर ने करा है। मेरे लिए जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो मेरे लिए मेरा फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस होगा। ये दो रीजन हो सकते हैं जहां पे आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इन्वॉल्व होते हो, या तो ऑडिट ही पहला हो रहा है तो मेरी इनिशियल होगी, या फिर ऑडिट मैं पहली बार ले रहा हूं तो मेरी इनिशियल होगी। तो ये दो केसेस किसके हो गए? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस हो गए। अब इस टाइम पे ऑडिटर की क्या डिमांड है? ऑडिटर बोल रहा है प्लीज मेरी बस इतनी सी हेल्प कर दो कि मुझे इतना बता दीजिए, क्या बता दीजिए कि भाई इस टाइम पे मुझे क्या क्या चेक करना है, मुझे नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल। वाई स्पेसिफिक कंसिडरेशन इज गिवन टू ऐसे 5010, बात आती है सर स्पेसिफिक कंसिडरेशन इसे दिए क्यों गई, और नीड टू ब्रिंग द सेपरेट ऐसे, और इसको सेपरेट ऐसे में लाया क्यों गया। अब देखो ये तो हम जब अंडरस्टैंडिंग वाला एरिया पढ़ रहे होते हैं तब की बात है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वैसे ही बताया तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जहां से शुरू होती है वो कौन सी होती है? 300 के टाइम पे, प्लानिंग के टाइम पे हमारे को होता है कि प्लानिंग के टाइम पे हम सोचने लग जाते हैं कि भाई इसको करना कैसे है, ये हमारी प्लानिंग एक्टिविटी क्या रहनी चाहिए। प्लानिंग एक्टिविटीज के टाइम पे आगे क्या फंस जाता है सबसे ऊपर? ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलते हैं तो पे क्या लिखा होता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन देखते ही समझ आता है भाई इसको कैसे चेक करें। बाकी सब तो ठीक है, एसेट क्या आया, एसेट क्या गया, इसका तो रिकॉर्ड है मेरे पास, बट ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को कैसे चेक करूं? पिछली बार का कैरी डाउन था, इस बार का मेरा ब्रॉट डाउन हो, उसे कैसे देखूंगा मैं? तो वहां मैं फंस जाता हूं। अब उसको करने के लिए उसने मुझे क्या बोला गया, उसने बोला क्या, ऑडिटर नीड्स टू एक्सपेंड द प्लानिंग एक्टिविटीज एंड एडिशनल मैटर्स नीड्स टू बी कंसीडर्ड सच एज, तो कौन कौन से एडिशनल अपनी एक्टिविटीज उसे बढ़ानी पड़ेंगे या उसे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सा हमारा आंसर लिखा हुआ है। एक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और एक हमारे लिए ये, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो मैं वो पहले बता देता हूँ, ये वाला है, ऑडिट प्रोसीजर टू एग्जामिन द ओपनिंग बैलेंसेस। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, पेपर के अंदर आएगा तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक कहानी थी जो थोड़ी सी पता होनी चाहिए फिर भी, क्योंकि ये वाला आंसर भी कई बार पेपर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम फाइनल को ज्यादा आया हुआ है, लेकिन हाँ आप लोगों को अब आ सकता है। तो क्या है? ऑडिटर नीड्स टू एक्सपेंड द प्लानिंग एक्टिविटीज। अब आता है कि ऑडिटर फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये वैसे 300 से आया ये आंसर। ठीक है, ये 510 का आंसर नहीं है, 300 से आया है। तो अगर 300 के अंदर भी हो सकता है आपको आंसर ये फॉल कर जाए। क्या वो कह रहा है कि फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जब हम इनिशियली किसी ऑडिट एंगेजमेंट के साथ जुड़ते हैं, ऑडिटर नीड्स टू एक्सपेंड द प्लानिंग एक्टिविटीज। क्यों भाई? क्योंकि आप खुद सोचो यार, पहली बार आप किसी ऑडिट के साथ अगर आप जुड़ रहे होगे तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी। सेकंड टाइम ऑडिट कर रहे होगे तो प्लानिंग थोड़ी सफाई होगी, पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना। पर पहली बार में तो आपको नहीं पता, आप ऐसे ऐसे एडिशनल मैटर्स को भी ध्यान में रखने में जाओगे जो हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट भी ना हो। तो पहली बार में प्लानिंग एक्टिविटीज आपको क्या करनी पड़ती है? एक्सपेंड करनी पड़ती है, हर एरिया हर तरीके से सोचना पड़ता है, और एज एडिशनल मैटर्स, तो एडिशनल मैटर्स नीड्स टू बी कंसीडर। मतलब आप बोल लीजिए प्लानिंग एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना या एडिशनल मैटर कंसीडर करना, किस टाइम पे? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अभी हम पहले वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी दूसरे पे गया नहीं है। अगर अभी मैं क्या समझा रहा हूं, अभी मैं ये समझा रहा हूं, अभी पहला आंसर इसका बन रहा है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है, इसके लिए क्या चेक करना पड़ता है। फिर एक आंसर बनता है ओपनिंग बैलेंसेस का। इंपॉर्टेंट कौन सा इसके अंदर? ओपनिंग बैलेंसेस। पर अभी हम फिर भी पढ़ लेते हैं, एक आंसर पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, ये वाला। ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जब आप करने जाते हो तो कौन कौन सी प्लानिंग एक्टिविटीज या फिर कौन से एडिशनल मैटर्स का ऑर्डर को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिंपल 220, 220 और 210 वाला पॉइंट यूजुअली। तो इस तरीके से आप चाहे इसको समझ लो, 220 के पॉइंट्स है ये वाले और ये वाले। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द एसए 220। अब भाई आप पहली बात करते हो, देखो यार अगर मैं पहली बार करने जा रहा हूं तो हमें भी पता है क्या, हमें क्वालिटी का ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मेरा पहला जो क्या याद है 220 के अंदर आता था, एक्सेप्टेंस या फिर कॉन्टिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, याद है या नहीं है? 220 के अंदर हमने पढ़ा था तीसरा वाला पॉइंट,
पहला वाला लीडरशिप, फिर उसके यस बाद सर। एथिकल, याद है ना? उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट था एक्सेप्टेंस एंड द कंटीन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। तो वही वाली बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस तो आप कर रहे हो ना, पहली बार एनरोल हो तो एक्सेप्टेंस कर रहे हो। तो कह रहा है भाई पहली बार अगर आप एक्सेप्टेंस कर रहे होगे तो 220 को मत भूल जाना। 220 बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। आप वो प्रोसीजर परफॉर्म करना जो 220 में लिखे हैं एक्सेप्टेंस वाले, रिगार्डिंग द कंटीन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप विद द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। कि भाई अगर आप ये वाला जो कंटिन्यू करना चाहते हो, एक्सेप्टेंस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, पहली बार में आपको ध्यान में रखना है कि आपको 220 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो 220 का प्रोसीजर अकेला इनफ नहीं है कंप्लायंस, उसके साथ में एक और आता है, क्या आपको एथिकल और इंडिपेंडेंट भी है ना, तभी लेना। फिर कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस, ये भी 220 मुझे पहले बताया था कि भाई अगर आप ले रहे होगे तो उस टाइम पे ध्यान रख लेना, अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स का फॉलो कर लेना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने ये वाला ऑडिट कब लिया है, किसी और ने पहले करा था, वो पहली बार ले रहे हो इसका, तो कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर बहुत जरूरी होता है। आपके एथिक्स के अंदर आता है, आप ऐसे आप किसी का ऑडिट नहीं लोगे। अगर आपने किसी का ऑडिट लेना भी है तो उसका ऑडिट लेने के लिए, अगर वो किसी और ने करा था पहले, तो आप उसे प्लीज कम्युनिकेट करके पूछ लीजिए कि आप ऑडिट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन था छोड़ने का। कुछ ऐसा रीजन तो नहीं है कि मुझे नहीं लेना चाहिए, तो आप उसे कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर सब उसके वर्किंग पेपर्स आप उसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। अगर मिल जाएंगे तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए 220 के 2 पॉइंट आएंगे। कभी भी आप ऑडिट एंगेजमेंट में घुसने वाले हो, 220 याद कर लेना, सबसे पहले खड़ा होगा। पहले कह रहा होगा एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस के टाइम पे प्लीज याद रख लेना, क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड को मत भूल जाना, वही प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना जो 220 में बता रखा है मैंने। तीसरा वाला पॉइंट बढ़िया सर, याद है वो इंक्वायरी कर लेना मैनेजमेंट की, उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना, गुडविल चेक कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वो सारा मैंने एसक्यूसी 1 से बताया था आपको, यहाँ से याद करना है पॉइंट। आई होप अभी आपको याद होगा। मैं ये अगर अब याद नहीं है तो प्रॉब्लम है, याद आ रहा है या नहीं? यस नो जल्दी से बता दो। यस सर। सबके आंसर चाहिए मुझे, याद आ रहा है सबको? यस सर। शुभम, भरत, हाँ जी भाई। याद है ना? सारे के सारे हमने पॉइंट्स याद करे थे कि हाँ भाई हम क्या क्या चेक करेंगे जब हमने किसी क्लाइंट का एक्सेप्टेंस लेना है, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है। दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस, उसके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो किसी अगर अगर एथिकल रिक्वायरमेंट्स तब अगर आप पहली बार कर रहे हो और उसका पहले हुआ नहीं है, फिर तो आएगा ही नहीं कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। लेकिन अगर वो आप ले रहे हो किसी और का ऑडिट किया हुआ, तो आपको प्रीडिसेसर ऑडिटर का करना पड़ता है। ये दो तो हमारे मेन पॉइंट थे। तीसरा आता है एनी मेजर इश्यूज, अगर कोई भी मेजर इश्यूज आते हैं आपके किसके टाइम पे, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी, इंपैक्ट ओवरऑल क्या इंपैक्ट कर सकता है मेरा। तो बेसिकली जब भी आप क्लाइंट से आपने बात करी होगी तो उसने आपको बताया होगा कि सर कौन कौन से हमारे इश्यूज हैं, हमारी पॉलिसी चेंज हुई थी या हमारा कोई स्टैंडर्ड हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कुछ भी। तो वहां से आपको पता चल जाए कौन कौन से मेजर इश्यूज हमारी जो कंपनी के ऊपर या एंटिटी के ऊपर क्या लगते हैं, लग सकते हैं। तो वो भी आपको प्लानिंग के टाइम पे क्या करके चलने पड़ते हैं, समझ के जाने पड़ते हैं। जब ये सब आप समझ लेते हो, तब द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन एसे रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, जब वो यहाँ पे अपनी पॉलिसीज की बात करता है, तब फिर आपके ध्यान में आता है कि भाई इस टाइम पे तो मुझे एक और चीज चेक करनी पड़ी क्या, चाहे मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं या मैं किसी और ऑडिटर का पहली बार ले रहा हूं, मतलब या मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूं या मैं कंटीन्यूअस कर रहा हूं, इन दोनों केसेस के अंदर एक चीज तो जरूर फंसेगी, वो क्या है, हमारी ओपनिंग बैलेंसेस एज पर एसएफआई। तो मुझे याद आया कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे चेक करूंगा यार, ये कैसे वेरीफाई करूंगा? 300 में खड़ा होकर सोचने लग गया, अभी सोचो मैं 500 पे नहीं हूं, 300 पे हूं, ये 300 का आंसर है। 300 पे होता तो मैंने पहले 300 पता चला, 220 के हिसाब से मैंने क्या कर ली, क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से मैंने चेक कर लिया, हाँ भाई क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से जो भी एक्सेप्टेंस है कंटीन्यूअस से बोलता है, गुड है। फिर आगे बढ़ा, एथिकल रिक्वायरमेंट चेक कर ली, इंडिपेंडेंट भी हूं, बहुत बढ़िया निकल गया। प्रीडिसेसर ऑडिटर से बात भी कर ली, उसने बता भी दिया सर मुझे तो जाना पड़ा, मेरे को कंट्री चेंज करनी पड़ रही है, आप ऑडिटर ले लो, बढ़िया कंपनी है, ये भी डन है। तीसरा, उन्होंने जो मुद्दे बताए वो भी मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, मुझे लगा यार हैंडल कर लें, कोई बात नहीं, जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हम देख लेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी अप्लाई करके देख लेंगे, चेक कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बढ़िया हूँ। फर्स्ट कहाँ गया, आके जैसे बैलेंस शीट खोल के देखी तो ओपनिंग बैलेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको कैसे कंफर्म करूं, यहाँ पे आके मैं फंस गया। 501 कम्स इनटू द पिक्चर एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे ही वो जो ओपनिंग बैलेंसेस थे जो मुझे वहां पे दिखे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वहां मैं फंस गया। और मुझे ऐसे 300 प्लानिंग टू फॉर इनिशियल ऑडिट रिवीजन ऐसे 510 रिक्वायर करता है कि भाई मेरे को 300 के टाइम पे मुझे याद आ जाता है इसके बारे में, और फिर मैं आगे करना शुरू होता हूं। यहाँ पे 315 में याद नहीं आता। इसको लिखने का रीजन ये था, मैंने बताया था, 315 में इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन करते हुए याद नहीं आएगा ओपनिंग बैलेंसेस, 300 के टाइम पे प्लानिंग करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सामने पड़े होने की वजह से मुझे याद आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मुझे ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि या तो मैंने इसका ऑडिट नहीं करा या इसका ऑडिट ही पहली बार हो रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंसेस का क्या करूं। तो इसलिए 300 के टाइम पे मुझे क्या कहानी आ जाती है, क्या डर बैठ जाता है, ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे हैंडल करना है, और उसी के लिए ये स्टैंडर्ड आपके सामने आया है। तो ये हमारी स्टोरी थी ओपनिंग बैलेंसेस की, अब आपको याद हो गई होगी। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंसेस, क्या ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का, वो क्यों करना चाहता है वो ऑडिट ओपनिंग बैलेंसेस को चेक। ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर ऐसी मिसस्टेटमेंट हो सकती है जो पिछले साल की हो, लेकिन वो मेरे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकती है, पूरा पूरा दम रखती है खराब करने का। ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। दूसरा, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज की, भाई जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो एप्रोप्रिएट है भी है नहीं है, कंसिस्टेंटली अप्लाई हो भी नहीं है, नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है, कोई चेंज हुआ है तो क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, डिस्क्लोज कर लिया एज पर एएफआरएफ। तो मुझे ये दो चेक मेरे लिए क्या आते हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं।
तो इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्या आता है? ये वाला इंपॉर्टेंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है? इसको जो मैं ऊपर बना रहा हूँ, इसको क्योंकि ये 500 का नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन नंबर 0 बना रहा हूँ यहाँ पे, फॉर अ रेफरेंस, ताकि याद भी रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 0 पढ़ना है पहले आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब ओपनिंग बैलेंसेस से रिलेटेड क्या हो रहा है आपके पास शुरू हो रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, पहले नंबर पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मेरा सिंपल सा है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव में मेरे जो ओपनिंग बैलेंसेस है, क्या उसके अंदर कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो मेरे क्या कर सकती हो, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करने का दम रखती हो। एंड एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है तो चेंजेस हुए होंगे। चेंजेस हुए होंगे तो क्या आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंटेड कर लिया, प्रेजेंटेड कर लिया और डिस्क्लोज कर लिया एज पर एएफआरएफ। ये मुझे क्या करना है, अचीव करना है। अब मुझे ये अचीव करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, ये ढूँढना है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑडिटर हैज टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आपको ऑडिट प्रोसीजर अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा। बट बिफोर डिजाइनिंग, भाई पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें जो ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, जो अपने डिजाइन एंड परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर को उससे पहले क्या करने पड़ेंगे? उससे पहले ऑडिटर को एग्जामिन करने पड़ेंगे मैटर्स टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट, कि भाई मेरा ऑडिट प्रोसीजर का नेचर एंड एक्सटेंट होना कैसा चाहिए, पहले मुझे वो डिसाइड करने पड़ेंगे, वो मैटर्स ढूंढने पड़ेंगे। जब मुझे उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर मैं जाऊंगा उसके ऊपर वाले स्टेप पे, वो क्या बोलता है मुझे, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। पहले आप डिजाइन एंड परफॉर्म से पहले उसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कौन से मैटर से डिटरमाइन होता है, पहले वो ध्यान में रखिए। पहले वो जानना जरूरी है, तभी जाके आप अच्छे तरीके से प्रोसीजर कर पाओगे। पहले प्रोसीजर कर लो, फिर नेचर टाइम कुछ निकल के आया, फिर चेंज करने बैठोगे प्रोसीजर को, उससे बेटर है ना पहले नेचर टाइम एंड एक्सटेंट देख लो, सब कुछ देखने के बाद जाइए प्रोसीजर बनाने के लिए। तो वो यही बोल रहा है। तो अब क्या करोगे, कौन कौन से मैटर है? एग्जांपल आता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, कौन कौन से मैटर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, जो आप क्या करते हो, ऑडिट ओपनिंग बैलेंसेस के लिए यूज करते हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी। सबसे पहले आपका है अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी फॉलो कर रही है एंटिटी, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट हिट करता है। तो पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखो कौन सी फॉलो करती है। फिर नेचर ऑफ द टीबीडी, रिस्क ऑफ मटेरियल करंट पीरियड। तो पहले उसके बाद आप नेचर देखिए, किसकी टीबीडी क्या था हमारा, ट्रांजैक्शन बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स, आप उनकी नेचर देख लीजिए कैसी है। ठीक है, एंड रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितना उसके बेसिस पे आपको नजर आ रहा है, फाइनेंशियल क्या एज अ होल आ रहा है, या फिर वही वाली बात कर रहा है, या एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है, या एजर्शन लेवल पे आ रहा है, ये चेक कर लो। फिर द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंस रिलेटेड टू द सीपीएफएस, कि फिर सिग्निफिकेंस क्या है ओपनिंग बैलेंसेस की, कि आपको क्या सिग्निफिकेंस नजर आ रहा है कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, सब कुछ चेक करने पड़ेंगे। कितना है मेरे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीपीएफएस या करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंस कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा उतना बढ़िया ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना। और लास्ट में वेदर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड एंड इफ सो वेदर द प्रीडिसेसर ऑडिट ओपिनियन वाज मॉडिफाइड। पहले तो आप ये चेक कर लो क्या प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थी या नहीं थी, क्योंकि अगर ऑडिटेड होगी तो डेफिनेट बात है जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहा होगा उसके सही होने के चांसेस थोड़े तो ज्यादा होंगे ना, पहली बार बनने से, क्योंकि वो किसी ने तो ऑडिट करा है। इसलिए पहले तो ये चेक कर लो। पर पॉइंट ये है, सर ऑडिट तो कर दिया, लेकिन पिछले वाले ऑडिटर ने क्या दिया, तो ओपिनियन मॉडिफाइड दिया था। अच्छा ओपिनियन नहीं देके गया, वो एडवर्स ओपिनियन देके गया, तो कह रहा है सब कुछ ही खराब है। अगर ऐसा दे दिया होगा तो भाई फिर तो मुझे बहुत तरीके से डिजाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी चेकिंग का स्कोप क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले आपको ये 4 फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी आप कभी भी अपने ऑडिट प्रोसीजर को क्या करने जा रहे हो, डिजाइन एंड परफॉर्म करने जा रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है, डायरेक्ट आंसर नहीं है, कंफ्यूज कर सकता है, और अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद नहीं आएंगे। सब कुछ एक क्वेश्चन में मिलना बहुत कम होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से खोपड़ी मार्क कर लीजिए यहीं पे मेरे सामने, और याद रख लो, कसम खा लो कि हम इसको नहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ हो जाए। ठीक है, तो खोपड़ी मार्क कर लो बढ़िया तरीके से, ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर अच्छा आना होगा तो इसके नीचे वाला आएगा, अगर पेपर आसान होगा, और थोड़ा सा डिफिकल्ट आना होगा तो ये वाला आएगा। बस इन दो में आपको कंफ्यूज कर देगा वो। ठीक है, तो पहले दोनों के अंदर नाम क्या लिखा होगा, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, ये तो ध्यान ही नहीं देना है। क्या ध्यान देना है, क्या वो मैटर कह रहा है, किस मैटर के ऊपर नेचर एंड एक्सटेंट डिजाइन होता है परफॉर्म का, या वो कह रहा है क्लियर कट ऑडिट प्रोसीजर बता दो क्या डिजाइन एंड परफॉर्म करोगे। क्वेश्चन के अंदर ये डिफरेंस ढूंढना है, कौन से मैटर्स के बेसिस पे बोल रहा है या डायरेक्ट बोल रहा है प्रोसीजर। अगर मैटर बोल रहा है तो ये लिखेंगे आंसर क्या क्या। पहले नंबर पे 2 चीजें चाहिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव बताता है, क्या, पहले नंबर पे मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज वो देख ली, और दूसरे नंबर पे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस, तो उसकी सिग्निफिकेंस देख ली। ये तो दो मेरे ऑब्जेक्टिव से पॉइंट आ गए। कौन कौन से सर, मार्क कर लो। ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट है, ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट है। दो ऑब्जेक्टिव थे, दोनों ऑब्जेक्टिव उसने यहाँ मुझे क्लियर कर दिए। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो हो रही हैं, और सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस है या नहीं है करंट पीरियड के लिए। हाँ जी, ये दोनों तो है। फिर उसके बाद आप चेक करो क्या, कि आपको किस किस केस में ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर तीनों के अंदर ही हो सकता है। तो आपको टीबीडी चेक करना पड़ेगा कि भाई टीबीडी मुझे देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ द टीबीडी क्या है मेरी, और उसके बेसिस मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या आ रहा है करंट पीरियड में, ये देख लूंगा। इसके बेसिस पे डिजाइन एंड परफॉर्म करूंगा। और लास्ट में प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड थी तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर उसके अंदर क्या ओपिनियन मॉडिफाइड था, फिर मेरे लिए क्या हो जाएगा, कंसर्निंग मैटर और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा पॉइंट क्या है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने देखो यहाँ पे स्टार भी मार्क कर रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से अच्छे से पॉइंट्स को पढ़ के जाना, इसकी वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे वो ये पूछना चाहेंगे कि क्या प्रायर पीरियड आइटम्स ऑडिटेड होने के बावजूद भी वेदर द प्रीडिसेसर ऑडिटर ओपिनियन वाज मॉडिफाइड, अगर वो मॉडिफाइड होगा तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा क्या,
ऑडिट प्रोसीजर टू एग्जामिन द ओपनिंग बैलेंसेस। फिर उसे डिजाइन एंड परफॉर्म करना पड़ेगा ऐसा जिसकी वजह से उसके सारे के सारे ऊपर वाले डाउट्स क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो इसके अंदर हमने कैसे याद किया था, दो प्रायर पीरियड के प्रीवियस ईयर के पॉइंट्स, दो करंट ईयर के, पी वाई सी वाई पी वाई सी वाई, इस तरीके से हमने इसको याद किया था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा, वैसे तो आप लोगों को याद नहीं होगा, मेरी बात पे क्या ही ध्यान देते हो बच्चों। द ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी एंड द प्रीडेसेसर ऑडिटर रिपोर्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट डिस्क्लोजर। तो पहले क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर देखो सबसे पहले तो सिंपल मैं एक काम करूंगा, क्या पहले तो मैं मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाऊंगा उनसे कि मैनेजमेंट मुझे अपनी रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाके दे दो, मुझे वो रीड करनी है इफ एनी, एंड द प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट, और अगर आपका पिछला ऑडिट हुआ है तो उस बंदे की ऑडिट रिपोर्ट भी लाके दे दो। उसकी वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, पहले तो मुझे इससे मुझे ये मिल जाएगा क्या, ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर। मुझे प्रॉपर तरीके से पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट से ही ओपनिंग बैलेंसेस पता चल जाएंगे, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस मेरे लिए ओपनिंग बैलेंसेस का काम कर सकते हैं। पहले तो ये लाके दे दो, ये मिल गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन ऐसे ही वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड। अब कहानी आती है उसे ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट को क्या करना है, क्लियर करना है। क्या कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, क्या मेरे ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट है जो मेरे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकती है, अफेक्ट करने का दम रखती हो। अब वो कैसे करेगा, चार पॉइंट्स। पहले प्रीवियस ईयर डिटरमाइन करूंगा वेदर द प्रायर पीरियड्स ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंसेस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। पहले तो यही गलती हो सकती है क्या कि आपने प्रायर पीरियड की आपने अच्छी वाली ऑडिटेड बैलेंस शीट सामने वाले ने आपको बना के दी थी, आपने सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना था, उसी के अंदर गलती कर दी। तो पहले तो प्रायर पीरियड की ओपनिंग बैलेंसेस को सही तरीके से आपने क्या कराना चाहिए, ब्रॉट फॉरवर्ड कराना चाहिए करंट ईयर में। और इफ एनी एडजस्टमेंट्स वेदर डिस्क्लोज, अगर और कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ी, आपको बैलेंस को हिलाना पड़ा, तो उसकी वजह से जो बैलेंस के अंदर जो अपने डिफरेंस आया होगा वो आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। आपने पिछली बार का बैलेंस लेट से आपका था 10 लाख रुपए का आपका बैलेंस पे क्लोजिंग हुई थी, अब आप कह रहे हो यार ये ना किसी रीजन की वजह से मुझे 12 लाख पे करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में कुछ भी रीजन हो गया, ओपनिंग बैलेंस बढ़ाना पड़ा 2 लाख, तो वो 2 लाख पे आपके कहां जाएंगे, एसपीएनएल अकाउंट में आपको डालने पड़ेंगे। ये आपने पहले चेक करना है कि ऐसा तो नहीं हुआ, या तो पिछली बार का बैलेंस ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 10 का 10 लाख बढ़िया, 10 का 10 लाख अगर आपने नहीं करा, 10 का 12 किया, तो क्या 12 लाख की एडजस्टमेंट आपने पीएनएल में करी या नहीं करी, पहला पॉइंट। दूसरा, ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आपकी ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो कर रहे हो, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो पहला पॉइंट क्या, प्रीवियस ईयर का आ गया, प्रीवियस ईयर को करके करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड कर लो। फिर करंट ईयर का आ गया, करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर आप क्या कर लीजिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज की एप्लीकेशन चेक कर लीजिए। फिर प्रीवियस ईयर वेदर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड, अगर वो ऑडिटेड थी तो कॉपीज ऑफ द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर पिछले साल की ऑडिटेड थी प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्या कर लीजिए, उनकी कॉपीज ले लीजिए ऑडिटेड एफएसटी की, इंक्लूडिंग जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हिसाब से भी आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा खासा ऑडिट एविडेंस आपके पास आ जाएगा कि सर देखो ये पिछली बार का क्लोजिंग बैलेंसेस था, ये मेरे पास सारी कॉपीज पड़ी है, तो मैंने तो इसी बेसिस पे आगे बढ़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूजुअली ऑडिटेड बैलेंस शीट सीए ने करी है भाई, उसे भरोसा करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने करी है तो आपको कोई बोलेगा कि यार आपने कैसे भरोसा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑडिटेड है सर, वो ऑडिट पे दुनिया भरोसा करती है। मैं तो एक ऑडिटर हूं, ऑडिटर का ऑडिटर हूं, वो भी ऑडिटर था, मैं भी ऑडिटर हूं, तो मैं तो भरोसा करूंगा ही करूंगा। तो वो आपके पास एक अच्छा खासा ऑडिट एविडेंस है। और फिर इवैल्यूएटिंग वेदर द करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस, और आप चेक कर लीजिए क्या करंट ईयर के अंदर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर हमारे पास कहीं भी ऐसा है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्या कोई भी रेलेवेंट जो ऑडिट एविडेंस हो, जो ऑडिट हो, जो ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर। और अगर मेरे को नहीं है, और परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि मुझे इस साल के अंदर कुछ तो चाहिए ना यार जो ओपनिंग बैलेंसेस को कर दे, हाँ यार सही है। तो पहले तो आप परफॉर्म करके वैल्यूएट कर लीजिए, क्या ऑडिट एविडेंस आपको कोई मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो आपको बताया गया कि आप स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो जिससे आपको मिल जाएगा। कैसे सर, इफ ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको देखना है क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर कब आएगा, इफ ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट्स, अगर जो मटेरियल होते हैं करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, अगर आपको लगता है ओपनिंग बैलेंसेस में है कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो क्या है, परफॉर्म द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई मेरा। तो मुझे कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं मटेरियल, जैसे अगर आपको एक बारी के लिए भी डाउट हो गया ना कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज करती है ओपनिंग बैलेंसेस में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट से लग रही है, करंट ईयर की फिगर से लग रही है, कैसे भी लग रही है, आपको पता चल गया, तो आप सबसे पहले क्या सोच लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर तो जाना पड़ेगा, एएपी लगाना पड़ेगा। इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट द मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेट द मटेरियल स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज पर ऐसे 450। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर आपको लगता है तो आप पहले इवैल्यूएट करिए एज पर ऐसे 450 के हिसाब से। इवैल्यूएट करने के बाद आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करिए एप्रोप्रिएट लेवल पे कि मैनेजमेंट मुझे ये मिसस्टेटमेंट नजर आ रही है, एग्जिस्ट करती है, प्लीज इसको ठीक कर लो। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट वाली कहानी है ये 450 वाली। मैनेजमेंट को आप बताते हो, मैनेजमेंट करेगी या नहीं करेगी, उसके प्रोसीजर पे आगे बढ़ेगा। वो 450 के अंदर जो प्रोसीजर लिखा है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर आपको लगता है एग्जिस्ट करती है तो एडिशनल प्रोसीजर लगाइए और पुख्ता सबूत लेके आइए, मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया। या फिर अगर आपको लगता है कंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ तो क्या बोल रहा है, ओपनिंग मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो एडिशनल कर लीजिए। अगर आपने कंक्लूड ही कर लिया कि हाँ भाई स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, फिर उस वाले केस के अंदर आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट से एप्रोप्रिएट लेवल के साथ। एज पर ऐसे 260 मत लिखाना,
260 नहीं लगेगा। 260 के अंदर कम्युनिकेट करते हो वो वाले मैटर्स जिसके अंदर आपको लगता है पॉसिबल है कि हाँ भाई ये मटेरियल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है मिसस्टेटमेंट मिल गई है मुझे, मिल गई है। मिलने के बाद अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो कहाँ चला जाता है प्रोसीजर? 450 के अंदर चला जाता है। इवेल्युएट करके मिसस्टेटमेंट मिल गई, फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहे हो। तो 450 के अंदर वाला कम्युनिकेशन है ये, 260 के अंदर वाला कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे आप फॉर अ सेफर साइड, जिसको भी इसके ऊपर हल्का सा भी डाउट है, लिख लो स्टार मार्क करके 260 और कांटा मार दो अच्छा वाला। ठीक है कि सर ने बताया था ये 260 वाला कम्युनिकेशन टू द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी नहीं है। 450 के अंदर इवेल्युएट करने के बाद मिसस्टेटमेंट मिली है, उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं मैनेजमेंट को, वो आता है 450 के अंदर ही। 450 के प्रोसीजर की बात कर रहा है, 260 के प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा से आते हैं सर इसके ऊपर। सर ये वाला ना ऊपर से जा रहा है थोड़ा हमारे, कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से। सर क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है? बिल्कुल क्लियर था सर। उसके नंबर पे दूसरे नंबर पे क्या था सर? ऑब्जेक्टिव के 2 पॉइंट उठा के कहां पे डालने सर? कि भाई कौन-कौन से मैटर्स पहले हमारे को देखने पड़ते हैं जब भी मुझे ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन एंड परफॉर्म करना है। पहले नंबर पे अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो हो रही है, दूसरे नंबर पे क्या ओपनिंग बैलेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है करंट पीरियड के लिए, तो ऑब्जेक्टिव से आगे। फिर 2 पॉइंट, क्या मेरी नेचर ऑफ द टीबीडी क्या बोल रही है और इसको मटेरियल स्टेटमेंट होल पे है या असर्शन लेवल पे, ये चेक कर लूंगा। और अगर प्रायर पीरियड ऑडिट हुई है तो क्या उस ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं दिया था, एक बार ये चेक कर लूंगा। इसके बेसिस पे अब इतना सब कुछ चेक करने के बाद मैं रेडी हूं क्या करने के लिए? अपना ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। वो परफॉर्म करने गया, उसको परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या करा? मैंने ऑडिटर ने क्या करा, रीड करा। ऑडिटर ने बोला भाई मेरे को मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए जिसके अंदर आपकी रियल फिगर्स आ रही हो ओपनिंग बैलेंसेस की, और अगर प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट आपके पास आ रखी है तो वो भी मुझे ला के दे दीजिए, ताकि मैं चेक कर लूं आपकी ओपनिंग बैलेंसेस और डिस्क्लोजर वगैरह भी, ये कर लूंगा। दूसरे नंबर पे जब मैं क्या करने गया, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गया, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के टाइम पे कि मेरे ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं राइज करती जो मेरे करंट पीरियड को चेंज कर सकती है। तो मैंने क्या क्या कैसे चेक करा? पहले तो मैंने चेक करा कि भाई प्रीवियस ईयर की मैंने रिपोर्ट उठाई ऑडिटर की और देखा क्या प्रीवियस के बैलेंसेस थे, क्या वो करंट ईयर में सही तरीके से फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर उसके अंदर कोई भी चेंज करा तो क्या आपने उसका अकाउंटिंग इफेक्ट कर दिया, मतलब एसपीएनएल में लेके चले गए या नहीं लेके चले गए। ये तो मेरा बिल्कुल सिंपल पॉइंट था। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर से और एक और पॉइंट क्या ले लेते, पहले प्रीवियस ईयर कवर कर लेते हैं। चलो प्रीवियस ईयर का पॉइंट पहले तो था कि ब्रॉड फॉरवर्ड को कैरी फॉरवर्ड चेक कर लो, और दूसरे नंबर पे अब ये चेक कर लो क्या कि आपने सारी की सारी कॉपीज ले ली हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो भी प्रायर पीरियड अगर ऑडिट हो रखी है तो ये चेक कर लो। ठीक है, ये आपने ले लिया, तो पहले आप कहां से आंसर शुरू करो? यहां से भी आंसर शुरू करो। पहले प्रायर पीरियड की क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है? पहला सवाल पूछिए, हाँ ऑडिटेड है, ला ये कॉपी दे दीजिए, कॉपी लेके रख लो। अब उस कॉपी में से क्या उठाइए? प्रायर पीरियड के क्या उठाइए? ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस उठाइए और करंट पीरियड में चेक कर लीजिए क्या मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल लिंक बैठ गया, बढ़िया। और अगर कोई चेंज हुआ तो क्या एसपीएल में गया या नहीं गया। प्रीवियस ईयर खत्म। अब आइए करंट ईयर में। करंट ईयर की आपने क्या ले ली? बैलेंस शीट ले ली। अब आप चेक करिए क्या ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज मेरे रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी मिल गया। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कि करंट ईयर के अंदर आपने क्या करना है, अपने इवैल्यूएट करना है क्या मुझे करंट ईयर में क्या कोई ऑडिट प्रोसीजर ऐसा है जो मुझे ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर दे। आपको लगता है हाँ भाई कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया, ऊपर वालों से काम चल गया तो बढ़िया ही है। नहीं सर कोई काम नहीं चला, कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर ऑडिट नहीं हो रखा और मैंने अभी करंट ईयर में मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला, क्या करूं? तो फिर वो स्पेसिफिक प्रोसीजर करना पड़ेगा। मतलब या तो पहले कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके देख और एविडेंस लेके आ। अगर वो नहीं ला सकता या ला सकता है, तेरे को लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, तो फिर क्या कर, उसको कम्युनिकेट कर दे टीसीडब्ल्यूजी को कि कौन-कौन तेरे को लग रहा है जहां-जहां पे भी कि भाई यहाँ पे तो मुझे लग रहा है करंट ईयर के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के एग्जिस्ट होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। ये हमारा क्या बनता है, पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर बनता है। देखो ये ऑडिट प्रोसीजर ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर है, ये सिचुएशन बेस्ड है। कैसे कि पहले नंबर पे उसने क्या करना है, सिंपल से उसने चेकिंग सिंपल क्या करनी है कि पहले उसने नॉर्मल प्रोसीजर में सिंपल क्या करना है, मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है और उसने अपनी प्रीडेसेसर की ऑडिटर की रिपोर्ट लेके देखने ओपनिंग बैलेंसेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, डिस्क्लोजर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। ये मेरा बेसिक है। फिर उसके बाद ऑडिटर ने क्या करना है, उसको चाहिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ओपनिंग बैलेंसेस के लिए करंट ईयर के लिए। अब उसको करने के लिए क्या है, ये 4 पॉइंट उसके हैं, ठीक है। ये गलती मत कराना, कहीं अलग-अलग पॉइंट बनाओ, मुझे लग रहा है ये गलती करोगे। ये नंबर वाला पॉइंट 1 है, ये 2 है। अब ये 2 का 1 है, 2 का 2 है, ठीक है? ध्यान में रखना। तो पहले नंबर पे 2 ही प्रोसीजर हैं। 2 प्रोसीजर क्या? लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो, प्रीडेसेसर की ऑडिटर की रिपोर्ट ले लो। फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना है आपने ओपनिंग बैलेंसेस के केसेस में कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट करंट ईयर में एग्जिस्ट करती है नहीं करती। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। पहले नंबर पे ये वाला, थर्ड वाला, 2 का 3 ये यहाँ आना चाहिए। क्या? पहले प्रायर पीरियड की सारी ऑडिटेड हैं अगर तो क्या कर लो, ले लो। वेदर अगर प्राइवेट है तो पहले के सारे सारे क्या ले लो, कॉपीज ले लो सारी की सारी। कॉपीज लेने के बाद सिंपल से क्या करो, यहाँ पे जाओ और उसके बाद क्या करो, चेक करो कि ब्रॉड फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड में सही तरीके से करा या नहीं करा। 2 पॉइंट तो ये हो गए। अब उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला थर्ड वाला पॉइंट आ गया कि आप ये अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर एप्लीकेशन है या नहीं है। ये होने के बाद आपने चौथा पॉइंट क्या करा, क्या करंट ईयर में वैल्यूएट करो, क्या आपको कोई प्रोसीजर मिला जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि क्या मुझे ऑडिट एविडेंस मिल गया। अगर तो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर करंट ईयर में आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया, वहीं रुक जाओ, थम जाओ। लेकिन अगर आपको नहीं मिला, इवैल्यूएट करो, यहीं पे रुक गया, यहाँ प्रोसीजर हमारा खत्म हो जाता है। वैसे यहाँ पे ये
कि भाई करंट ईयर के अंदर कोई ऑडिट एविडेंस ढूंढेंगे, मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। ये वाला नाम आएगा क्वेश्चन के अंदर, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर पूछेगा तभी लिखना है। अगर पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको देखना पड़ेगा क्या ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाने के लिए अल्टरनेटिव एएपी करने पड़ेंगे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, इफेक्ट चेक करना पड़ेगा। ये कर लीजिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई एग्जिस्ट करती है, तो आप क्या करिए, 450 के हिसाब से कम्युनिकेट कर दीजिए जब आप कंक्लूड कर लेंगे। अब आता है सर, ऊपर आपने बोल तो दिया, क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑडिटर, जिसकी वजह से वो लेके आएगा एविडेंसेस, पर उसके अंदर करेगा क्या? तो वो ये हमारे क्या है, 3 प्रोसीजर है, बस इतना याद रखना है। लास्ट, ऑब्जर्विंग अ करंट फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। अब आप क्या करिए, जब आपने बात, आपको पता है आपको ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने हैं, आप इन्वेंटरी के लिए तो आप ऑब्टेन क्या कर सकते हो, करंट फिजिकल इन्वेंटरी काउंट आप कर सकते हो, एंड रिकंसाइलिंग इट टू द ओपनिंग इन्वेंटरी क्वांटिटीज। अब आपने ओपनिंग इन्वेंटरी में कितनी क्वांटिटी आ रही है और फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कितनी, आपके पास क्या क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, आप उसको चेक करके देख सकते हैं। हाँ यार, इतनी पेटियां पड़ी, इतनी ओपनिंग बैलेंसेस में दिख रही है, मतलब सब कुछ बढ़िया लग रहा है, वो चेक कर सकते हो। ऑब्टेनिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंटरी आइटम्स। आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो वैल्यूएशन के ऊपर, कि वो वैल्यूएशन करके दे दे कि हाँ भाई, इस तरीके पे की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी इस इन्वेंटरी की, उसके साथ आपको ओपनिंग बैलेंस मैच करना चाहिए, वो कर गया तो बहुत बढ़िया। और परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ। और आप ऑडिट प्रोसीजर अपने ग्रॉस प्रॉफिट्स या कट ऑफ के ऊपर भी लगा के क्या देख सकते हो कि भाई कितना होना चाहिए था, कट ऑफ के पहले कितना था, कट ऑफ के बाद कितना था, और ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी कैलकुलेट करके आप अपनी वापस फिगर निकाल सकते हो कि आपको ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था, अगर आप प्रॉफिट वगैरह हटा दो उसमें से तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो। ये प्रोसीजर सिर्फ लिमिटेड है, मैंने 3 ही लिखे हैं, ये इसके अंदर बहुत सारे अदर एरिया, मतलब अलग-अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है यही प्रोसीजर है। ये 3 है जो आपको ईज़िली याद रखने में थोड़ी-सी आसानी रहेगी। तो इतना हमें याद रखना है, इसके अंदर 510 के अंदर इतना हमारा सफिशिएंट है, जो हमारे को मेनली याद रखने की ज़रूरत आती है। ठीक है? तो ये वाला सबसे पहला कौन-सा इंपॉर्टेंट है कि कौन-कौन से क्वेश्चन नंबर 0, 300 के अंदर आप जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करें, उस टाइम पे आप किसी का ऑडिट लेने से पहले किन चीजों का ख्याल रखोगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस का नाम कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है? नॉर्मल पॉइंट्स हैं, 220 के अंदर वाला, 220 के अंदर वाला और नॉर्मल मेजर इंपैक्ट वाला। उसके टाइम पे आपको याद आया, प्लानिंग के टाइम पे ओहो 510 भी तो दिक्कत देगा। फिर जैसी ओहो की बात आई, तब आपने बोला कि भाई 510 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है सिंपल सा, क्या कि मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढ लो करंट ईयर में है या नहीं है, और दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आपने बोला भाई उससे पहले मुझे क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर पहले क्या करना पड़ेगा, उनके मैटर देखने पड़ेंगे, और मैटर में क्या देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, ओपनिंग बैलेंसेस अपना सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसके अलावा टीबीडी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, करंट पीरियड पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या ऑब्जेक्शन लेवल पे, और अगर प्रायर पीरियड ऑडिट हुई है तो मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं दिया गया। अब ये देख लिया, तब आप क्या कर सकते हो, ऑडिट प्रोसीजर के लिए आप तैयार हो। अब आप ऑडिट प्रोसीजर को क्या कर लीजिए, अपनी एग्जामिन कर लीजिए कि आपको ओपनिंग बैलेंस क्या क्या होने। दो ही पॉइंट है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटर ले लो, ऑडिट रिपोर्ट भी ले लो, पिछले साल की कोई है तो वो भी ले लो, और उसके अंदर आप डिस्क्लोजर वगैरह चेक कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वाला चेक कर लो, पहला। दूसरा, अब आप देखो क्या लेने निकलोगे, अब आपको लेना है ऑर्डर को ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट तो नहीं करती जिसकी वजह से मेरे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट आ जाए बिकॉज़ ऑफ द ओपनिंग बैलेंस। ये करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, प्रायर पीरियड की सारी अगर ऑडिट हुआ, उसकी कॉपी ले लो, कॉपी लेने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड को बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड के बैलेंस से चेक कर लो, और कोई भी चेंज आए तो पीएनएल में गया या नहीं गया वो चेक कर लो। फिर ओपनिंग बैलेंसेस अप्लाई कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसीज या नहीं कर रही है, इसको चेक कर लो, और उसके अलावा आप चेक कर लो क्या आपको एक्चुअली में ऑडिट एविडेंस मिल गया अभी भी इन सबको करके, या नहीं मिला। नहीं मिला तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर पे निकल जाओ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए करना पड़ेगा सर, सिंपल सी बात है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके देखना पड़ेगा। या फिर अगर आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के बाद कंक्लूड कर पाते हो, आप क्या कंक्लूड कर पाते हो कि हाँ सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो 450 के हिसाब से जाके मैनेजमेंट को क्या कर दीजिए, कम्युनिकेट कर दीजिए कि मैनेजमेंट अपने ओपनिंग बैलेंसेस को ठीक करो, ये गलत लग रहे हैं। और आपको एडिशनल प्रोसीजर में क्या करना पड़ेगा, आप फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर लीजिए, और ओपनिंग बैलेंस कट ऑफ डेट पे जो लास्ट डेट है हमारी इन्वेंटरी की, जो क्वांटिटी आ रही है उसे मैच करके देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही वैल्यूएशन करा लीजिए, उस इन्वेंटरी कितनी होनी चाहिए उसके बेसिस पे मैच कर लीजिए बैलेंस को। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, ऑडिट प्रोसीजर ग्रॉस प्रॉफिट या कट ऑफ प्रोसीजर के बेसिस पे भी वहां पे प्रोसीजर लगा के देख लो, उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इतना हमारा आंसर था। उसके बाद हमारा जाता है रिपोर्टिंग कैसे करेंगे ओपनिंग बैलेंस के केस में। अगर मान लीजिए ऊपर सब कुछ करने के बाद नीचे आते हैं, अब रिपोर्टिंग की नौबत आ गई है। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सर नहीं मिला। नहीं मिला आपको ऑडिट एविडेंस, नहीं। आपको लग रहा है कि मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं होगा उसका इफेक्ट, हाँ क्वालिफाइड दे दीजिए। आपको लग रहा है मटेरियल भी होगा परवेसिव भी होगा, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दीजिए, क्योंकि आपके पास ऑडिट एविडेंस नहीं है जो ये बोल पाए कि वो ट्रू एंड फेयर नहीं दे रहे हैं, तो एडवर्स तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अनेबल के टाइम पे कभी भी एडवर्स नहीं आता, या तो क्वालिफाइड आता है या डिस्क्लेमर आता है। 705 में जाके देके सिंपल खत्म करिए कहानी। आपने ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, बिल्कुल करते हैं, बट नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। बट पॉइंट ये है कि आपने रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते भी थे करंट ईयर में, और आपने क्या नहीं करा, ना तो प्रॉपर्ली उसको अकाउंट फॉर करा, ना प्रेजेंट करा, ना डिस्क्लोज करा, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर तो आपको क्वालिफाइड देनी चाहिए, एडवर्स देनी चाहिए। क्वालिफाइड में मटेरियल होगी, परवेसिव नहीं होगी तो क्वालिफाइड, मटेरियल होगी परवेसिव होगी तो क्योंकि आपको पता भी है मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, उसके बावजूद भी आप क्या नहीं करे, अकाउंट नहीं करे, प्रेजेंट नहीं करे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे यार। अगर इतना कुछ कर रहे हो फिर तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मुझे एडवर्स ओपिनियन ही देने का मन करेगा, क्योंकि अगर उसका पर आपको उसके लिए पहले इंपैक्ट चेक करना है। एक आइटम के ऊपर आपकी ऐसी सिचुएशन हुई है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एज अ होल हुई है,
एडवर्स एज असर्शन लेवल हुई है, क्वालिफाइड। सिंपल तरीका होता है जानने का। फिर ये तो हमारा किसका आ गया, ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर आ गया, हमारी रिपोर्टिंग क्या रहेगी। अब आती है कंसिस्टेंसी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है, हम ओपिनियन की बात कर रहे हैं। अब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट कंसिस्टेंट अप्लाइड ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस की कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर। ठीक है जी। अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर और प्रेजेंटेड। चेंज हो तो रही थी, लेकिन उसके अंदर एक चेंज आया अकाउंटिंग पॉलिसीज में, और उसके अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव में, चेंज आए तो चेंज को सही तरीके से अकाउंट फॉर करना, प्रेजेंट करना, लेकिन आपने वो नहीं करा। उन दोनों केसेस में फिर आप क्वालिफाइड दे सकते हो या एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो। क्वालिफाइड अगर वही वाली कहानी, मटेरियल परवेसिव नहीं और मटेरियल परवेसिव यस, तो एडवर्स ओपिनियन। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आता है क्या सर, एक मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम सर छोटी सी आती है निकल के, कि प्रायर पीरियड वाले जो प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट थी, उसके अंदर जो ओपिनियन था वो मॉडिफाइड था। If prior period audit report is audited by the predecessor auditor or there is a modification of opinion, auditor shall evaluate the effect of the matter giving rise to the modification. अब पॉइंट आता है कि सर उसने किस रीजन की वजह से मॉडिफाई करी थी, मान लीजिए उसने क्वालिफाइड दे रखा है। अब हमें देखना पड़ेगा सर उसने किस रीजन की वजह से क्वालिफाइड करा था। इन और इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल करंट एज पर द 315, तो मैं 315 के साथ चेक करूंगा, उसे इवैल्यूएट करूंगा भाई क्या रीजन था उसका, उसकी वजह से कितना रिस्क मेरे करंट पीरियड के अंदर आ रहा है। पता चले करंट पीरियड के अंदर मेरी उसकी कोई रिस्क ही नहीं आ रहा, तो मुझे क्या लोड है उसके बारे में सोचने की। अब मुझे ये क्या करना है, पहले असेस करना है। तो पहले ऐसा नहीं है उसने मॉडिफाइड तो हम भी दे देंगे, नहीं। अगर उसने मॉडिफाइड दी है, पहले उसके रीजन ढूंढिए, रीजन की वजह से अपना असेस करिए करंट ईयर में उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। क्या उसने कुछ बोला था मैनेजमेंट को ठीक करने को, मैनेजमेंट ने नहीं करा, तो वो अभी भी अनकरेक्टेड होगा, या मैनेजमेंट ने ठीक कर दिया तो अभी भी अनकरेक्टेड नहीं होगा। पहले आप उसका रिस्क चेक करिए। 315 के हिसाब से अच्छे तरीके से असेस कर लो उसको। कर लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेलेवेंट एंड मटेरियल इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपके तीन आते हैं कि क्या वो रेलेवेंट और मटेरियल है करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हाँ सर, मैं उसमें मैनेजमेंट को ठीक करने को बोला था, मैनेजमेंट ने अब तक ठीक नहीं करा सर, अभी भी वो वैसी गलती चली आ रही है। मॉडिफाई कर दीजिए ओपिनियन एज पर एस 705 एंड एसए 710। क्यों? क्योंकि सर कंपैरेटिव बन जाएगी पिछले साल की और इस साल की, दो रिपोर्ट्स हैं, कंपैरिजन आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आ गई, इसलिए ऐसे 710 लिख गया। ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि आपको फंसाने के लिए ये पूछ सकते हैं आपसे और आप भूल जाओगे 710 का रेफरेंस देना। तो इसलिए याद रखना, जब भी प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट की बात आएगी, उस टाइम पे अगर आप उसके साथ कुछ भी खेल रहे हो कंपैरिजन कंपैरिजन, तो 710 का स्टैंडर्ड अपने आप अप्लाई होने लग जाता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी एसए 710 का रूल सीएसएस का, ऑडिटर यूज एसए 706 अदर मैटर पैराग्राफ स्टेटिंग ऑडिट बाय द प्रीवियस ऑडिटर। और आप यहाँ पे 706 का यूज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले साल का ऑडिटर किसने करा है, किसी और ने करा है। कहां पे देते हो ये इन्फॉर्मेशन, अदर मैटर पैराग्राफ में। ठीक है ना, ओपिनियन एंड रीजन ऑफ द मॉडिफिकेशन क्या था, डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट क्या थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिला नहीं रही है, इसलिए कहां जाएगी, ओएम पैराग्राफ में जाएगी। तो ये भी देते हो। तो यहाँ पे क्या लग गया, 705, 710, 706, एक ही के अंदर तीन स्टैंडर्ड की आउटपुट आ रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एरिया बस। ठीक है, आंसर में कुछ नहीं है, आप सिंपल लिखोगे कि प्रीडेसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट को मैं देखूंगा, उसके बेसिस पे मैं वैल्यूएट करूंगा 315 के हिसाब से कि करंट ईयर में उसका क्या रिस्क आ रहा है। एक्चुअली में रिस्क आ रहा है, हाँ इफेक्ट कर रही है बिकॉज कोई अनकरेक्टेड थी, नहीं ठीक करी गई, तो डेफिनेटली मैं 705 में क्या दूंगा, मॉडिफाई करूंगा ओपिनियन। हो सकता है क्वालिफाइड टू क्वालिफाइड रहने दो, हो सकता है एडवर्स कर दूं, बढ़ गया होगा तो, या और साथ में 710 का यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा? क्योंकि कंपैरेटिव बन रही है। और 706 भी बताऊंगा क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए भाई मैंने नहीं करा उसका ऑर्डर, पिछले साल का किसी और ने करा है। ये हो गया मेरा 706 का रेफरेंस। और लास्ट में अगर मुझे लगता है कि 315 से मैंने देखा भाई वो तो रेलेवेंट ही नहीं है सर, आपने कुछ बताया था जिसकी वजह से आपने मॉडिफाइड करी थी, लेकिन अब उन्होंने ठीक कर दिया है। अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो मेरे को करंट ईयर में मेरे को इंपैक्ट ही नहीं नजर आ रहा। हैपेंस व्हेन देयर इज अ स्कोप ऑफ द लिमिटेशन इन प्रीवियस ईयर बट नॉट इन द करंट ईयर। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में कोई चीज चेक करने को नहीं दी गई, इस वजह से उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, इस साल में उन्होंने उसको ग्रांट कर दिया मुझे एक्सेस, तो मुझे कोई इंपैक्ट नहीं है मेरे करंट ईयर के ऊपर, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा पिछले वाली रिपोर्ट का। सिंपल अपनी रिपोर्ट दूंगा जो मेरे को बोलता है कि हाँ भाई मुझे जो भी अपना ओपिनियन देना होगा वो मैं ओपिनियन दे दूंगा। और यहाँ पे आपका 510 भी हो जाता है खत्म।